Hello everyone and welcome to the new class of chemistry. In the previous class we actually discussed about how the solubility of a solid in liquid takes place on the basis of some factors like the nature of solute and solvent, temperatures effect as well as the pressures effect. And we also concluded from those topics that in a dynamic equilibrium we could get a saturated solution, and for the effect of temperature we mentioned that the temperatures rise or the rise in temperature would eventually decrease the solubility. And in case of pressure we said that there would not be any changes or any effect of pressure both in the solids or in the liquids. So in today's class we would be discussing about how the solubility of gas takes place in liquid. So here we need to mention only about the factors how temperature and pressure are affecting the solubility of the gas in liquid. There is no need to discuss furthermore about how the dynamic equilibrium takes place or how the saturated solution occurs. Here we have to only discuss about the effect of temperature as well as pressure. So first we will discuss किस तरीके से the temperature gets affected, the pressure gets affected for a solution which has gas as solute in it and the liquid as the solvent in it. So गैसेस सोलिबिलिटी धीरे धीरे करके प्रेशर जैसे जैसे करके इंक्रीज कर किया जाता है, दैट इंक्रीज ऑक्वर्स द सोलिबिलिटी इंक्रीजेस जस्ट एज द प्रेशर इंक्रीजेस. जिस तरीके से आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे सोलिबिलिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी. इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे. लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सॉल्यूशन है. उस सॉल्यूशन में मौजूद गैस जो लिक्विड के अंदर मौजूद है, सॉल्यूशन लिया है इसलिए लिक्विड जरूर रहेगा, सॉल्वेंट है लिक्विड, सोल्यूट गैस होगा. वी आर टेकिंग इट एट अ प्रेशर P and temperature T and we assume that the system is in dynamic equilibrium. हम ये assume करेंगे कि सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम है. डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जाहिर सी बात है that the term dynamic equilibrium means something which has the concentration of all the particles are same, चाहे वो सोल्यूट सॉल्वेंट का हो या सोल्यूशन का हो, उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर का है, इट मीन्स द सोल्यूशन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम और द सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, अब धीरे धीरे करके हम उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे. जैसे जैसे करके हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो गैस पार्टिकल्स रहेगा उसका काउंट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा. क्योंकि हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं, जैसे जैसे करते हम गैस को हम कंप्रेस करेंगे उतनी तादाद में वो कंप्रेस ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, मतलब उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे. राइट, ओके. अब आगे फर्दर क्या हो सकता होगा देखते हैं. अब आगे फर्दर क्या होगा, जो भी हमने गैस लिया है या फिर जो भी हमने जो सिस्टम लिया है, सपोज ये हमारा सिस्टम है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये जो डार्क शेडेड है ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब जो लिक्विड कंटेंट है वो, और ये जो डॉटेड चीज़ हमें दिखाई दे रही है दैट इज एक्चुअली द गैस. ओके, हम इसमें धीरे से पहले प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें जितने पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे करके और बढ़ेंगे. इन द केस इफ वी आर एडिंग मोर प्रेशर, धीरे धीरे करके हमने थोड़ा वेट ज़्यादा डाल दिया. ये जो W1 वगैरह जो दिख रहा है ये हमारा एक्चुअली वेट है. तो पिस्टन पर जो कंप्रेशन दिया जाएगा उसके तादाद के हिसाब से गैस विल हैव इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना. ये जाहिर सी बात है, इट्स अ सिंपल लॉजिक. सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, गैस की सोलिबिलिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी जिसकी वजह से गैस का प्रेशर बढ़ेगा और गैस की सोलिबिलिटी भी बढ़ेगी, या फिर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. अभी जैसे आपको बताया था, एक्सप्लेन करके क्या बताया था, जैसे इंक्रीज किया जाएगा प्रेशर उसी तरीके से उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी. यहाँ पर भी वही केस है, यू इंक्रीज द प्रेशर, द नंबर ऑफ द gaseous particles in that system increases,
and in effect it increases the solubility of the system or the solubility of the gas. इसको एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ मौजूद है जिसको हम कहेंगे हेनरीज लॉ. इसको एक्चुअली हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रोपाउंड किया था या फिर बताया था. इस हेनरीज लॉ के तहत हम ये जो हमने इतनी चीज़ बताई थी सोल्युबिलिटी के बारे में वो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे. हम एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर पाएंगे बिटवीन प्रेशर एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस. जो सॉल्वेंट में गैस मौजूद है उसकी सोल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच का एक रिलेशन हम इस हिसाब से बता सकते हैं. ओके, क्या बता रहा चाहता है हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ ये बता रहा है कि गैस जो लिक्विड के अंदर मौजूद है उस गैस की सोल्युबिलिटी it's always directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid or the solution surface. पानी के या लिक्विड के अंदर मौजूद गैस की सोल्युबिलिटी उस लिक्विड के या फिर उसके सरफेस के ऊपर मौजूद गैस की सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी लिक्विड के अंदर गैसियस पार्टिकल्स अगर मिले हुए हैं और लिक्विड के ऊपर भी गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं और अगर आप उसमें प्रेशराइज कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना क्वांटिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर बढ़ेगा, किसके अंदर, लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर जितनी गैस की क्वांटिटी, गैस पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, in that same manner or in that proportionality the gas particles above the liquid के ऊपर के गैस पार्टिकल्स भी उतने ही तादाद में बढ़ते जाएंगे. इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में या फिर एक इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कराना ज़रूरी है. वो कैसे करेंगे देखते हैं. अब जैसा मैंने आपको बताया इसे एक इक्वेशन के रूप में दिखाना ज़रूरी है. किसे? ये जो अभी आपको बताया था हेनरीज लॉ, उसको एक इक्वेशन के रूप में दिखाना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट कैन वी डू सो दैट वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. हमारे पास सोल्युबिलिटी है, हमारे पास प्रेशर है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सोल्युबिलिटी को एक एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्रेस करना उतना लॉजिकली सही नहीं रहेगा. तो उसके लिए क्या किया गया, बाद में डाल्टन ने, अपने एक साइंटिस्ट, हम जानते हैं डाल्टन को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था उन्होंने, उन्हीं डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन की एक कंसेप्ट को आगे लिया, मतलब उसको पुट फॉरवर्ड किया एंड कहा कि मोल फ्रैक्शन को हम सोल्युबिलिटी के मेजर के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड उसके तहत उन्होंने एक और चीज़ भी कही, यू टेक एनी गैस विच इज़ प्रेजेंट इन सोल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस विल एक्चुअली बी द प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द ओवरऑल सोल्यूशन. एक सोल्यूशन के अंदर मौजूद कंप्लीट सोल्यूशन के गैस का पार्शियल प्रेशर उसके अंदर मौजूद हर एक गैस के मोल फ्रैक्शन का प्रोपोर्शनल रहेगा. यही चीज़ हम हेनरीज लॉ के हिसाब से कहें तो हेनरीज लॉ में क्या बताया था, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर विच हैज़ बीन पार्शियल प्रेशर विच हैज़ बीन अप्लाइड. प्रेशर जो अप्लाई किया था उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल रहता सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी की जगह हमने यहाँ पर क्या किया, मोल फ्रैक्शन. तो थोड़ा बहुत इक्वेशन में भी चेंज ला सकते हैं. पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को हम हमेशा x लेते हैं. सो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए साइंस में सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट. और ये KH जो है ये हर एक लिक्विड पर डिपेंड करेगा, वैल्यू डिपेंड करेगी, वैल्यू चेंज होता रहेगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट का, KH का. ओके, so what is the Henry's law? Henry's law states that the partial pressure of any gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that gas in the solution. यानी कि आपको अगर हेनरीज लॉ डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, you have to write this law, you have to write this equation, you have to explain what are the terms used there. What is P? It is actually the partial pressure of the gas in vapor phase. What is X? It is the mole fraction of the gas in that solution. What is KH? KH is the Henry's law constant. Clear?
So what is a Henry's law? Henry's law is nothing but the partial pressure of gas directly proportional to the mole fraction of the gas. That's all. अगर ऐसा है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का अगर एक ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ किस तरीके का रहेगा? मतलब पार्शियल प्रेशर को हम लेंगे वाई एक्सिस में और मोल फ्रैक्शन को हम लेंगे एक्स एक्सिस में, तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा? सोचिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मतलब धीरे 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 करके करके वो एक स्ट्रेट लाइन में आता जाएगा, है ना? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा. यू विल हैव द वाई एक्सिस, यू विल हैव द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में आपका होगा मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस में आपका होगा प्रेशर. द ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा. नोट्स में करेक्ट मिल जाएगा, वैसे वो थोड़ा कलर रख गया था. एनीवेज, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो इसमें से एक चीज़ हम क्लियरली बता सकते हैं, के एच की वैल्यू जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, जैसे जैसे करके बढ़ता जाएगा सोलिबिलिटी गैस की डिक्रीज होती जाएगी. ये भी एक फैक्टर है. के एच की वैल्यू, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, उस गैस का सोलिबिलिटी उस लिक्विड में डिक्रीज होता जाएगा. और तो और एक और चीज़, अगर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, है ना? हमने वो शायद तक पिछले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉलिड इन केस ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में भी बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी. वही केस यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. गैस की सोलिबिलिटी डिक्रीज होगा इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर. और यही एक कारण हम कह सकते हैं कि फिशेस जो रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, ठंडे पानी में सरवाइव कर सकते हैं लेकिन गर्म पानी में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि गर्म पानी में जो सोलिबिलिटी रहेगी गैस की वो गर्म पानी में बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना? मतलब टेम्परेचर गर्म पानी का बढ़ रहा है तो सोलिबिलिटी बहुत कम रहेगी. सोलिबिलिटी कम रहेगी तो उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स, ऑक्सीजन है, जो भी गैशियस पार्टिकल्स हैं, वो पूरी तरह से कम हो जाएंगे. तो सोलिबिलिटी कम होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम होने की वजह से. सो इन दैट केस फिशेस कैन सर्वाइव मेनली इन कोल्ड वाटर बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन. हेनरीज लॉ की इस एप्लीकेशन की वजह से फिशेस पानी में सर्वाइव कर सकते हैं. और इसके अलावा भी हेनरीज लॉ का और भी एप्लीकेशन है. देखते हैं क्या क्या है. हेनरीज लॉ कुछ एप्लीकेशंस भी है हेनरीज लॉ के. देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ. द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट जो भी सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स जिसे कहते हैं, मिरिंडा, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, उसमें सभी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है. ये हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है. दैट presence of carbon dioxide is actually done on the basis of this Henry's law. क्योंकि जो बोतल रहता है उसको सील करते हैं अंडर हाई प्रेशर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखा जाएगा. यही वजह है कि आप सबसे पहले जब एक एरेटेड ड्रिंक को बहुत फ्रेश अगर आप खरीदते हो, दुकान से जस्ट खरीद के लाते हो, तो उस टाइम उसमें गैस भरी मात्रा में रहेगी, लेकिन धीरे 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 करके उसकी प्रेशर कम होती जाएगी, बिकॉज आप जिस तरीके से मैनुअली उसे सील कर रहे हो उसकी प्रेशर कम रहती है वहाँ पर. ओके. सेकेंड एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का, इट्स इन केस ऑफ स्क्यूबा डाइवर्स, मतलब जो ओशियंस में जो गोताखोर रहते हैं, पानी में डुबकी लगाकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने वाले साइंटिस्ट हैं या फिर चीज़ों को ढूंढने वाले लोग हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जो भी हैं, उनके केस में जो टैंक वो यूज़ करते हैं ना, देखा होगा जियोग्राफी या फिर डिस्कवरी चैनल्स में, उनके पास कुछ टैंक्स रहता है और वो जो टैंक रहता है उसके अंदर हीलियम गैस रहता है डाइल्यूटेड विद एयर, मतलब एयर मिक्स किया गया हीलियम गैस मौजूद है उनके टैंक के अंदर. ऐसा क्यों किया जाता है? उसकी एक वजह है, जैसे जिस तरीके से हम पानी के अंदर नीचे नीचे जाते हैं, राइट एट द बॉटम इन द डेप्थ, हम एक चीज़ चाहते हैं कि वहाँ पर जैसे जैसे करके डेप्थ बढ़ता जा रहा है या फिर जैसे जैसे करके हाइट बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये हम जानते हैं. मतलब गहराइयों में जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे ही गहराई से निकल वो ऊपर की तरफ, सतह की तरफ आएंगे ऑन टू द सर्फस,
सो व्हाट हैपन्स ऑन टू द सरफेस, उनका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, लेकिन उस प्रेशर के कम होने की वजह से वो ग्रेजुअल चेंज में क्या प्रॉब्लम होगी, जो ब्लड रहता है खून में उसमें नाइट्रोजन के बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, नाइट्रोजन बबल्स, क्योंकि इनटू द डेप्थ नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और वही नाइट्रोजन हमारे खून के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बबल्स के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा बबल्स की तरह बाहर निकलना शुरू हो गया तो हमारी ब्लड कैपिलरीज एक तरफ से ब्लॉक हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ मेडिकल कंडीशन विच इज नोन एज बेंड्स कहते हैं जिसे बेंड्स। और इस मेडिकल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ही हीलियम यूज किया जाता है विच इज डाइल्यूटेड विद एयर, मतलब एयर गैस सिलेंडर्स को डाइल्यूट किया जाता है विथ हीलियम, मतलब ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ हीलियम भी रहेगा, नाइट्रोजन की भी कुछ तादाद या कुछ क्वांटिटी उसमें मौजूद रहेंगे, सो दैट कॉम्पनसेशन बनाए रहे, मतलब बाहर का जो गैस कंटेंट है वो अंदर के गैस कंटेंट के लगभग बराबर रहे। इसके लिए व्हाट दे डू, दे एक्चुअली मिक्स नाइट्रोजन इन दैट tank, in the cylindrical tanks which the scuba divers carry. That's the second application. Third application about Henry's law is that high altitudes में, ऊंची जगह अभी जैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा, गहराइयों में भी ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा, हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी ऑक्सीजन कम लेवल का रहेगा। ऑक्सीजन कम लेवल का रह गया तो ब्लड के अंदर या टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले लोग या ऊंचाइयों पर जीने वाले लोगों में रेगुलरली पाया जाने वाला एक चीज़ है लो ब्लड ऑक्सीजन, मतलब उनमें ऑक्सीजन की काउंट या क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो कभी कभार उनमें कुछ वीकनेस, कुछ थिंकिंग इनएबिलिटी ऐसे प्रोसेसेस हो जाएंगे, मतलब सोच नहीं पा सकते हैं कि क्या करना है अगला, वीकनेस फील करेंगे। ये सारा एक्चुअली एक बीमारी, एक मेडिकल कंडीशन के सिम्टम्स हैं। जैसे अभी बेंट्स का बताया था मेडिकल कंडीशन, उसी तरह एक मेडिकल कंडीशन के सिम्टम्स बताए हैं, एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया एक्चुअली हेनरीज लॉ का ही एक एप्लीकेटिव वजह है। ओके, so this is about how gases are applicable or how gases are affected by pressure in case of liquids. Okay, so next one we will discuss how the temperature is affected. वो एक छोटा सा टॉपिक है। तो how the temperature is affected, जैसे पिछले टॉपिक में बताया था, लिक्विड्स टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा लिक्विड की अंदर सोलिबिलिटी गैस की डिक्रीज होती जाएगी, बताया था पिछले सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में भी यही बताया था। एंड सबसे खास बात इसमें एक और भी ये है कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्चुअली डिसोल्यूशन प्रोसेस एक तरफ से, उसमें भी सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो दैट्स ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसमें ज़्यादा खास नहीं है, आपको मेनली फोकस करना है गैस के केस में अबाउट हेनरीज लॉ। यहाँ पर जो मेन फैक्टर है, यहाँ पर हेनरीज लॉ के बारे में आपको ध्यान देना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। If you are liking the class, then definitely hit the like button so that I can understand that you are at least understanding the points which has been described or explained here. Okay, so that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.